डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। आज का ये वीडियो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुके हैं उनके लिए भी, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में जहाँ पे नौकरी पाना शायद हम सबका एक सपना होता है। नाबार्ड, विच इज़ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके अंदर जो ग्रेड ए प्रोफाइल है यानी कि असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज के वीडियो का क्या मोटिव होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, क्या क्या किन किन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, यानी कि एक्चुअली कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें हम एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों के बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, राइट? एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ नोटिफिकेशन क्या है, वाई शुड यू प्रिपेयर, आपको क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, यानी कि ऐसा क्या है इस नौकरी के अंदर, इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए बाकी किसी एग्जाम को छोड़कर। देन टाइम पर प्रिपरेशन, आपको नोटिफिकेशन आने के बाद कितना आपको टाइम मिलता है और आपको एक्चुअल टाइम ऑफ प्रिपरेशन कितना लगता है इस एग्जाम को निकालने के लिए। साथ ही साथ इसके हम रिक्रूटमेंट साइकिल की बात करेंगे कि हमारा नोटिफिकेशन आने के बाद जो आपके बाकी एग्जामिनेशन होते हैं, फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, और ज्वाइनिंग तक का जो सफ़र है, यानी कि इसके बीच में कितना समय आपको लगता है। एक तरीके से हम ये बात करेंगे कि कितना आपका एक लॉक इन पीरियड आपका बन जाता है व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसके साथ आगे बात की जाए तो देखिए, सबसे पहली जानकारी कि नाबार्ड ग्रेड ए प्रोफाइल जो है ये आपका असिस्टेंट मैनेजर है, यानी कि ग्रेड ए मतलब असिस्टेंट मैनेजर, फिर इसके ऊपर मैनेजर आता है विच इज ग्रेड बी, और इस तरीके से आपके ग्रेड जो है वो बढ़ते रहते, प्रमोशनल आपको प्रमोशन मिलते रहेंगे, आपके ग्रेड्स बढ़ते रहेंगे। ग्रेड ए से आप शुरू कर रहे हैं, ग्रेड बी, फिर ग्रेड सी, ग्रेड डी, लाइक दैट। यहाँ पे आपको ये बता दिया जाए कि नाबार्ड यानी कि विच इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके अंदर आपको ऑफिसर लेवल पे जो एंट्री मिलती है वो नाबार्ड ग्रेड ए के थ्रू ही मिलती है। तो ये आपको ऑफिसर लेवल पे एंट्री दिलाता है इस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। साथ ही साथ आपका जो काम होगा, आपका काम होता है, इट इज यू विल बी परफॉर्मिंग द की रोल इन स्ट्रेंथनिंग एंड मैनेजिंग काइंड ऑफ आपका एक एग्जीक्यूटिव काम भी होगा, आपका काम जो है मैनेजरियल काम भी होगा, एक दोनों तरीके के काम आप कर रहे होंगे। और आपका जो कोर वर्क होगा वो इंडिया के रूरल को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने का होगा, यानी कि आपका जो मेन आपका काम होगा वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हेल्प करेगा हमारे रूरल एरियाज को स्ट्रेंथन करने के लिए, और उसी रूरल एरिया से ही रिलेटेड हमारा एग्रीकल्चर भी है, तो दे गो हैंड इन हैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, तो एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल, यानी कि अगर आप 21 साल के हैं, 21 साल से लेकर 30 साल का अगर व्यक्ति है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। दिस इज फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अन्य कैटेगरीज में आपके रिजर्वेशन है, जैसे कि SC ST PWBD कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। OBC को 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, SC ST को 5 साल का, PWBD को 10 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। देन बात की जाए आपकी क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपके पास इनमें से कुछ भी होगा तो वो आप उसके अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले अगर आप एक बैचलर आपने लिया है, बैचलर डिग्री आपके पास है, यानी कि BA है, BSc, एनी बैचलर डिग्री, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपने BA किया है, BSc किया, कुछ भी, अगर आपने बैचलर डिग्री अगर आपने लिया है तो उस केस में आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री अगर आपने की है 60% मार्क्स होना चाहिए, और जो SC ST PWBD कैंडिडेट्स है उनको 55 मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएट में। अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है MBA में, या आपने PGDM किया हुआ है विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, और यहाँ पर ही 5% का, यानी कि 5% का रिलैक्सेशन है हमारे SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। देन अगर हम आगे बात करें, अगर ये भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो एक और क्राइटेरिया है, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि अगर आपने CA किया है, CS किया है, ICWA किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने PhD किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो नो लिमिट, आप कितनी बार भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, तो ये तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब दूसरा क्वेश्चन कि हमें इसके लिए अप्लाई क्यों करना है, वाई शुड वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, हमारा वाई क्या है इस एग्जाम को लेके। तो आई थिंक इसके आंसर जो है वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से। सबसे पहली बात, नाबार्ड में काम करने का अगर आपको मौका मिलता है तो ना कि केवल आपको काम करने का मौका मिलता है, आपको एक बहुत शानदार सैलरी मिलती है।
आपको चांस मिलता है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, यानी कि प्रमोशंस लेने का, अगर आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखते हैं उसके बेसिस पे। तो एक तो आपको हैंडसम सैलरी मिलती है और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं सैलरी तो आपकी सेव रहेगी बिकॉज सरकारी नौकरी है। तो जो आपके पर्क्स और अलाउंसेस हैं उसी से आपके जो एक जनरल खर्चे होते हैं मंथली वो सारे निकल जाएंगे, और मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी सैलरी है वो आपकी सेव ही रहने वाली है। देन वर्क लाइफ बैलेंस, देखो इनिशियल सपोज आप अभी फ्रेशर हो, आप बस आपने अभी ग्रेजुएशन किया, तो इस समय आपका जो बड़ा टारगेट होगा वो होगा आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बट जैसे जैसे आप नौकरी करने लग जाते हो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आपको अपने प्रोफेशनल के साथ साथ आपको अपनी पर्सनल स्पेस भी चाहिए, यानी कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए जहाँ पे आप अपना प्रोफेशन और पर्सनल दोनों को बहुत अच्छे से केटर करते हुए जा रहे हैं, दोनों चीज़ें आपकी बहुत बैलेंस्ड हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है कि आई एम ओनली इनटू द प्रोफेशन, मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुकी है, एंड दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो आपको एक मेंटल पीस भी मिलता है नबार्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के बाद, एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। स्ट्रक्चर्ड वर्क एंड कल्चर है, ऐसा नहीं कि कभी भी आपको, जैसे कि जनरली बैंक्स में क्या होता है कि कई बार बहुत लेट लेट हमें रुकना पड़ता है, काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क भी हो जाता है, स्पेशली जो क्लोजिंग सीजन्स होते हैं वहाँ पे हमें और काम करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर्ड वर्क बैलेंस है। आपकी डेस्क जॉब भी होगी, मेजॉरिटी आपका डेस्क जॉब होगा, और कभी कभी आपको फील्ड जॉब भी मिलेगा। फील्ड जॉब का मतलब है जैसे कि सपोज यू हैव टू गो इन्वेस्टिगेट समथिंग, आपको किसी को समझाना है या कहीं पे विजिट करना है कि कोई प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट कर रही है रूरल डेवलपमेंट के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, तो आपको जाके उसको इंस्पेक्ट करना है, देखना है कि द थिंग्स आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन द राइट वे। तो कभी कभी आपका फील्ड वर्क होगा, मेजॉरिटी ऑफ इट इज अ डेस्क वर्क। यहाँ पे 9 से 5 का आपका वर्क टाइम होगा, यानी कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक का आपका काम है। उसके बाद आपको अपना आप बेहतर अपना जो है अपना टाइम स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ। सबसे बड़ी एक चीज़ जो मुझे लगती है इस तरह की नौकरी के साथ, जहाँ पे आपको मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडेज आपके ऑफ है, 9 to 5 का आपका जॉब है और एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, तो ऐसे में आपको मौका मिलता है टू परस्यू योर फर्दर एम्बिशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप आगे जाके किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको वो टाइम यहाँ पे इस जॉब में मिलता है। साथ ही साथ ये जॉब आपको स्कॉलरशिप भी देती है। अगर आप कुछ इसी के कुछ इस तरीके के एग्जामिनेशन या आप अपने स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यू माइट गेट द स्कॉलरशिप ऑल्सो अंडर नबार्ड। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो आता है सैलरी, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बात किया कि सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है इस तरह के एग्जाम्स को प्रिपेयर करने का। अगर मैं बात की जाए सैलरी की, तो जो आपकी बेसिक पे रहेगी वो 62,500 रहेगी। मंथली सैलरी आपकी अराउंड 1,60,000 पर मंथ होगी, जिसमें कि जो इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी, जो आपके अकाउंट में पर मंथ आएगा, क्रेडिट होगा, वो होगा आपका 1,30,000 पर मंथ। इसके अलावा ये तो आपके केवल सैलरी है, इसके अलावा जो आपके अलाउंसेस हैं, जिसमें ग्रेड अलाउंस मिलेगा आपको, जो आपका ग्रेड है उसका अलाउंस आपको मिलेगा, आपको डियरनेस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता है, जो कि टाइम टू टाइम बढ़ता भी रहता है हर साल, ठीक है। स्पेशल ग्रेड अलाउंसेस आपको मिलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि अगर आप दूसरे शहर में हैं तो आपने रेंटल लिया है तो वहाँ पे आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। पर्क्स भी हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि रिइंबर्समेंट फॉर हायर स्टडीज, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके जो आपकी स्टडीज़ है उससे रिलेटेड आपको रिएम्बर्स हो सकते हैं अमाउंट्स, रिएम्बर्समेंट फॉर द हायर स्टडीज़। मेडिकल रिएम्बर्समेंट फॉर द फैमिली, आपका तो होगा ही होगा मेडिकल रिएम्बर्समेंट, बट जो आपकी डिपेंडेंट फैमिली है उनका भी होगा। लोन एट कंसेशनल रेट्स, आप यहाँ पे अगर आपको किसी वजह से लोन लेना है तो वो नबार्ड के थ्रू आपको वो लोन और कंसेशन पर मिल जाएगा। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पे मिलता है। देन नोटिफिकेशन कब तक आएगा, अगला आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा हो कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो सिंपल सी बात है, नोटिफिकेशन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो अराउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जुलाई से अगस्त के मंथ में आपका नोटिफिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे दूसरा जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मैम ठीक है, जब नोटिफिकेशन आ गया तब हम तैयारी करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है, इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो वास्ट है ना, जो सिलेबस का कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, वास्ट सिलेबस है। अगर आप अभी प्रिपेयर नहीं, मतलब अगर आप जुलाई छोड़ दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको सिलेबस को कवर करना, तो आपकी प्रिपरेशन अभी से शुरू हो जानी चाहिए, यानी कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द नबार्ड ग्रेड ए 2026 एग्जामिनेशन। नाउ अगर इसके रिक्रूटमेंट साइकिल को अगर आप देखेंगे
तो देखिए रिक्रूटमेंट साइकिल कुछ ऐसी होती है, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद आपको फेज 1 एग्जामिनेशन होगा। फेज 1 एग्जाम में आपको 45 डेज का टाइम मिलता है। मतलब जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बाद हम तैयारी करेंगे, तो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने में आपको मिनिमम 45 डेज से लेकर आपको जो है 60 डेज तक का टाइम मिल सकता है। ये मैक्सिमम स्पैन ऑफ टाइम आपको यहाँ पे फेज 1 एग्जाम के लिए मिलेगा। फेज 1 के बाद आएगी आपकी फेज 2 की बारी। पिछले ईयर यानी कि जो 2025 की साइकिल चली थी, उसमें फेज 2 एग्जाम के लिए एग्जैक्ट 35 डेज का टाइम मिला था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, अब आई विल शो इट टू यू। बट कितना टाइम जनरली मिल जाता है, तो 35 से अगेन यहाँ पे मैं बोलूंगी 60 डेज तक का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है फेज 1 के बाद फेज 2 एग्जाम होने तक के लिए। देन आपका फेज 3 का रिजल्ट अनाउंस होगा, और फेज 3 का रिजल्ट अनाउंस होने में आपको कम से कम 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा। जब फेज 2 के बाद फेज 2 का जब रिजल्ट अनाउंस होगा, इसमें आपको कम से कम 1 मंथ का टाइम मिलेगा, मतलब 1 मंथ का टाइम लग जाएगा। और उसके बाद आपको जब फेज 2 का रिजल्ट अनाउंस होगा, तो आपको इंटरव्यू के डेट्स मिलेंगे कि इंटरव्यू के लिए आपको अपेयर करना है। एंड इस प्रोसेस में भी आपका करीब करीब 1 मंथ का टाइम चला जाता है, यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट होने में भी आपको 1 महीने का टाइम लग जाएगा। एंड देन अराउंड उसके भी 1-2 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग के लिए बताया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस कम से कम 7 to 8 मंथ्स की आपकी ये प्रोसेस रहती है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पिछले साल यानी कि 2025 का रिक्रूटमेंट साइकिल, ये पिछले साल का है यानी कि 2025 का। तो 2025 में क्या हुआ था कि आपका जो शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ था 4 नवंबर, यानी कि 4 नवंबर 2025 को आपका शॉर्ट नोटिस रिलीज हो चुका था, जिसके तहत आपको एग्जामिनेशन होना था। देन प्रीलिम्स एग्जाम में आपको अगर आप देखेंगे ठीक से, तो आप पाएंगे कि 4 नवंबर को नोटिस रिलीज हुआ। 4 नवंबर से आपके पास 20 दिसंबर को आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन हुआ। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 46 डेज का आपको यहाँ पे टाइम मिला फेज 1 के एग्जाम का। फेज 1 के बाद आता है फेज 2। 20 दिसंबर को फेज 1 हुआ और फेज 2 हुआ आपका 25 जनवरी को। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 35 डेज का टाइम मिला, राइट। और उसके बाद फिर मई में जाकर आपका इंटरव्यू हो। यहाँ देखो बहुत लंबा स्पैन, यहाँ पे इंटरव्यूज जो है यहाँ पे काफी टाइम लग गया, यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम यहाँ पे लिया गया है। और उसके बाद जाके आपकी ज्वाइनिंग, जब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के रिजल्ट्स आ गए, फाइनल मार्क्स, मेरिट आ गई, उसके बाद जो होगा आपका क्या, आपका ज्वाइनिंग जो है, ज्वाइनिंग डेट्स आपके पास आती हैं। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर रिक्रूटमेंट साइकिल की बात की जाए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो फेज 1 जो है वो क्वालिफाइंग है। फेज 1 के अंदर आपके 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और उसके साथ साथ है आपका डिसीजन मेकिंग, उसके साथ साथ है आपका कंप्यूटर नॉलेज। ये जो 5 सेक्शन है, ये आपके क्या है, ये क्वालिफाइंग है। मतलब इनको आपको सेक्शनल कट ऑफ इनकी निकालनी है, बस इनके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते, ये क्वालिफाइंग है। इसी फेज 1 के अंदर आपके जो है 2 सब्जेक्ट्स, आपके 3 सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस है, आपका ईएसआई है, और आपका एआरडी है। ठीक है, ये 3 से मिलकर आपकी मेरिट बनेगी, और ये वाली मेरिट डिसाइड करेगी आपकी कि आप फेज 2 का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे। मैं फिर से बता दूं, फेज 1 का एग्जाम टोटली क्वालिफाइंग है, फेज 1 के मार्क्स कहीं नहीं जुड़ते हैं। लेकिन फेज 1 के अंदर 2 सेक्शन है। एक सेक्शन है उनका जो केवल क्वालिफाई करने, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है। इन सब्जेक्ट्स को हमको केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई में बहुत ज्यादा इसके हाई नंबर जाते भी नहीं है, 10-15 मार्क्स के अराउंड इसकी कट ऑफ रहती हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स की तो 3-4 मार्क्स तक भी रहती है। ऑन द अदर साइड अगर बात की जाए, जो हमारे 3 और सब्जेक्ट फेज 1 में आएंगे, वो है जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी। इनका क्या होगा ना, इनसे इनका जो टोटल मार्क्स बनेगा, ये 20 मार्क्स का आएगा, ये 40 मार्क्स का आएगा, ये 40 मार्क्स का है, तो टोटल 100 मार्क्स से आपकी ना एक मेरिट बनाई जाएगी, और वो मेरिट डिसाइड करेगी कि आप जो है फेज 2 का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे। अब फेज 2 जो है वो मेरिट मेकर है। फेज 2 में आपका क्या क्या आता है, फेज 2 में आएगी आपकी इंग्लिश, इंग्लिश जो कि होगा 100 मार्क्स का, और साथ में आएगा आपका ईएसआई प्लस एआरडी। इसमें ना आपके 2 सेक्शन बन जाएंगे। ये 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, और 50 नंबर का ये डिस्क्रिप्टिव आएगा, यानी कि 50 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स का आपका पेपर है, और 200 मार्क्स में कट ऑफ आपकी ठीक जाती है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि इस 200 मार्क्स में से आपके कट ऑफ अराउंड 2024 की कट ऑफ की मैं बात करूँ, 126 अराउंड कट ऑफ गई थी, विच इज हाई कट ऑफ। तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। देन आपका फेज 2 होता है 50 मार्क्स का। इंटरव्यू में भी आपको 40 प्लस मार्क्स लाना होता है टू गेट योरसेल्फ इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये है आपका इसका पूरा, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, और आपका इंटरव्यू हो गया। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका फेज 2 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिला के होगा। फेज 2 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन होता है।
चलिए, अब इसके आगे बात की जाए, देखो सिंपल सी बात है, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए पहली बात तो आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। व्हाई क्लियर हमारा 2-3 चीज़ों से होता है कि आपको एक्चुअली लाइफ़ से चाहिए क्या? सब किसी का सपना है केवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए, या किसी का वर्क लाइफ बैलेंस भी। आई थिंक ये जॉब है जो आपको बहुत कुछ दे रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो दे ही रही है, आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस दे रही है, आपको जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप लोगों को मिल रहा है। इसके साथ-साथ आपको आगे पढ़ने का भी मौका मिल रहा है, उसके लिए भी आपकी जो फीस है वो रिइम्बर्स यहाँ पे कर देगी। आपको एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड वर्क एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो एवरीथिंग इज देयर दैट एनी एस्पिरेंट वुड वांट टू, राइट। तो वो सारी चीज़ें नाबार्ड आपको देता है, एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है और एक ईजी जॉब है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैपेजर्ड यहाँ पे नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप अपना विजन क्लियर कीजिए, अपना एक उद्देश्य बनाइए, गोल बनाइए। गोल बनाने के बाद आपको प्लान करना है, और प्लान करने के बाद आपको उसको क्या करना है, एक्शन करना है, यानी कि आपको एग्जीक्यूट करना है। एंड देन यू आर वे टू क्लोज टू योर सक्सेस। ये आपको करना है, राइट। इसके साथ साथ गाइस, अब अगर आप लोगों को लगता है कि येस यू वांट टू गो फॉर इट, तो तरीके हमेशा दो होते हैं। वन सेल्फ प्रिपरेशन मोड होता है, और दूसरा होता है कि हम गाइडेड प्रोग्राम में कर लें। सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़कर भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। आइदर विच वेज आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालने पड़ेंगे सो दैट यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम को सिर्फ हमें ट्राई नहीं करना है, हमें इस एग्जाम में सक्सेसफुल होना है। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहें। ऑल्सो इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, जैसे कि जो हमारे ईएसआई और एआरडी जो कि प्राइमरी सब्जेक्ट्स रहेंगे, फेज़ 1 की भी प्राइमरी सब्जेक्ट्स है और फेज़ 2 में इनसे मेरिट बनती है ईएसआई और एआरडी से, तो वो एक प्राइमरी सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसके लिए सिलेबस एक अच्छे मेंटोर का होना ज़रूरी है, जो आपको बता सके कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, लिमिटेड आपको चीज़ें बताई जा सके। इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर बैच, ये हमने बैच शुरू किया विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 13th of July, राइट। ये 13th of July से आपका शुरू कर दिया गया है। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन द बैच। इसमें आपको प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों क्लासेस मिलेंगी। जैसे कि आप देख रहे हो, प्रीलिम्स की क्लासेस होंगी, मेंस की क्लासेस होंगी, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको इस बैच के अंदर कराई जाएगी। एवरीथिंग यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड Y651 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके साथ साथ इफ़ यू थिंक कि वी आर ऑल्सो लाइक लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें और भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, देन एसओ एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, नबार्ड की भी करनी है, सेबी की भी करनी है, आरबीआई की भी करनी है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करें, देन माई बैंक महापैक प्लस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए, बैंक महापैक प्लस को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अ, ये जितने भी एग्ज़ाम्स यहाँ पे मेंशन है, या जितने भी एग्ज़ाम यहाँ मेंशन है, इसी में आपका नबार्ड भी आ जाता है, नबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी, तो ये भी आपको बैंक महापैक प्लस में मिल जाएगा। इसका प्रीलिम्स, इसका मेंस और इसका इंटरव्यू, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन वन वन प्लेटफॉर्म, यानी कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसमें यही सभी एग्जाम्स कवर होते हैं, नबार्ड भी कवर होगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की, ठीक है। हर एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलते हैं, हर एग्जाम के लिए आपको ई बुक्स मिलती हैं, हर एग्जाम के लिए आपको पीडीएफ्स मिलती है, डाउट सॉल्विंग मिलती है। अगेन दिस इज द डिस्काउंट कोड, इसको यूज़ करके आप इस पर एनरोल कर सकते हैं। एंड एनरोल करने के लिए एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पर। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे आप जैसे ही जाएंगे, कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपके सामने आता है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा, रेगुलेटरी बॉडीज़ को आप चूज़ करेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर ये है नबार्ड, और नबार्ड के अंदर ये सारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंक महापैक प्लस, जिसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी होगी, नबार्ड की तैयारी भी होगी, और ये है आपका नबार्ड का बैच, और ये है आपका केवल ईएसआई का बैच। अगर आप केवल ईएसआई पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल ईएसआई के बैच में जा सकते हैं। इन किसी भी बैच में जाके आप जो है अपना डिस्काउंट कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा। जैसे सपोज यू वांट टू गो फॉर नबार्ड ग्रेड ए बैच, इसमें आप आगे नीचे जाएंगे, आपको सब कुछ इसके बारे में पता चलेगा, और नीचे जाएंगे कौन मेंटोर्स पढ़ा रहे, कितना उनको एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें, इसका स्टडी प्लान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस स्टडी प्लान के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, कब कौन सी सब्जेक्ट कवर होगा, सो एवरीथिंग, राइट। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, बाय नाउ करके आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगा दीजिएगा, जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है, Y651, अप्लाई कर देंगे तो ये बैच आपको अवेल हो जाएगा। ऑल्सो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको अड्डा की ऐप से जाके परचेज करेंगे और आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y651, तो ये बैच आपको 79 नहीं बल्कि 80% डिस्काउंट तक मिल सकता है। ये डिस्काउंट ऑफर्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप टाइमली इसको
अवेल कर लीजिए, बैच आपका कल से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी सब्जेक्ट्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं, सो डोंट बी लेट। सो विद दिस आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।